नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉम्ब। अंडा जो है वो अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो देखो, ये तो है ओवरी अंडाशय और यह है यूट्रस। तो ये अंडाशय से यूट्रस में किसके थ्रू आएगा? ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आएगा। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन है ओविडक्ट। ये अंडाशय से वोम्ब में आएगा ओविडक्ट के थ्रू। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो वेलोसिटी और ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये किसका फॉर्मूला है? ये है एस्केलेशन का फॉर्मूला। तो एस्केलेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए बॉडी इज व्हील्ड इन ए सर्कल देन द वर्क डन ऑन इट। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो एक वस्तु है, मान लेते हैं ये यहाँ पर है और ये वृत्ताकार पथ में घूम रही है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स कोस थीटा। तो यहाँ पर फोर्स और डी एक्स के बीच में एंगल कितना है? तो देखो, अगर वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो फोर्स तो लगेगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट है इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है। तो 90 डिग्री जब यहाँ पर रखेंगे थीटा की जगह, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो एफ डी एक्स के साथ एक मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा वर्क ही 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? इनमें से कौन से उत्तक में कोशिका का विभाजन होगा? तो देखो, हम मेरिस्टीम की बात करें तो इसमें न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टीम। मेरिस्टीम जो है वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेगा। और ये मेरिस्टीम 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकेलरी मेरिस्टीम और लेटरल मेरिस्टीम। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। एपिकल मेरिस्टीम के ये, इंटरकेलरी मेरिस्टीम के ये, और लेटरल मेरिस्टीम के ये। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरिस्टीम विभज्योतक। ये जो है इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज ए। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक मैकेनिकल वेव होती है जिसमें एक एयर का एटम अगले एयर के एटम के ऊपर वाइब्रेशन करके फोर्स लगाता है, फिर ये अगले एटम पर फोर्स लगाता है, ये अगले एटम पर, और इस तरह से वेव जो है आगे प्रोपेगेट होती है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड क्या होता है? मैकेनिकल वेव। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। एक स्पेरिकल मिरर मान लेते हैं ये है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर। तो ये कैसे पता लगाते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है? इसका पूरा एक सर्कल बना लेते हैं और ये सर्कल का जहाँ पर सेंटर होगा वो ही इसका क्या हो जाएगा? इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। यह है उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग है। तो ये गोलाकार दर्पण ये वाला है, ये इस पूरे इस स्फीयर का एक भाग है। तो ये पूरा गोला अगर बनेगा तो इसका सेंटर जहाँ पर होगा वही सेंटर जो है इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3। ये एम्फोटेरिक होता है क्योंकि ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है, अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 गुलाम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है तो हमें ई की वैल्यू दे दी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए सेक्शन ऑफ वायर पर सेकंड। पर सेकंड मतलब टी की वैल्यू दे दी 1 सेकंड। अब व्हेन द वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट दे दिया हमें 1 एम्पियर, और हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए सेक्शन, एक सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, क्योंकि करंट इक्वल टू क्या होता है? आवेश डिवाइड बाई टाइम। अब आवेश क्या होता है? आवेश होता है n मल्टीप्लाई टाइम। क्यू मतलब टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n मल्टीप्लाई ई। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर I की वैल्यू भी है हमारे पास, T की वैल्यू 1 सेकंड है, और E की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, और n की वैल्यू फिर कितनी आएगी? 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मोशन जर्म सेल इज कॉल्ड। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका होती है मेल गेमेट। मेल गेमेट गतिशील होता है, मोशन कर सकता है, और जो फीमेल गेमेट है वो मोशन नहीं कर सकता है, लेकिन ये फूड स्टोर और इस तरह से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है उसकी परमाणुकता क्या होगी? तो देखो, फॉस्फोरस एटम जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉस्फोरस जो है तीन दूसरे फॉस्फोरस एटम्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो P4 जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो फॉस्फोरस की एटोमिसिटी क्या हो जाएगी? 4, मतलब टेट्रा एटोमिक। ये त्रिपरमाणविक नहीं होगा, ये होगा टेट्रा एटोमिक। जैसे O2 जो है वो डाई एटोमिक है। हाइड्रोजन जो है वो अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो H2 हाइड्रोजन की एटोमिसिटी क्या हो जाएगी? 2। ऐसे ही फास्फोरस की टेट्रा एटोमिक, ये त्रिपरमाणविक नहीं होगा, ये होगा टेट्रा परमाणविक। इसका हिंदी ट्रांसलेशन गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये हमारे पास पिछले भी पेपरों में आ चुका है ये सेम क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर के आधार पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल लिक्विड रहेगी? तो एक ही मेटल जो है वो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पर, और वो कौन सी है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें सोडियम गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स बिकॉज दे पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ। हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। तो देखो, आकार देने के लिए कंडक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो उसकी चालकता कितनी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिलिएबिलिटी से उसका लेना देना है। जितना ज़्यादा मिलिएबल होगा हम उस मेटल को जो है अलग अलग शेप में बना सकते हैं। और डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है कि हम उसको कितना लंबा वायर उसका बना सकते हैं। तो अलग अलग शेप में किसी मेटल को बनाने के लिए हमें 2 प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ मास m एंड रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो हमने पिछले पेपर में भी ये फॉर्मूला देखा था, g इक्वल टू क्या होता है? gm डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो g तो कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल एक्सक्लेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया? m डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो m डिवाइड बाई r स्क्वायर कहाँ दे रखा है? सेकेंड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर टू मेजर द एग्जैक्ट pH। मतलब निम्नलिखित में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक pH को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? तो इसके एग्जैक्ट pH मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब pH की वैल्यू 0 होगी तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर देगा? रेड कलर। और जब pH वैल्यू 14 होगी तो ये देगा पर्पल कलर। और जब न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, उसके लिए ये इंडिकेटर ग्रीन कलर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। इनमें से कौन सा क्षारीय है? तो क्षारीय और अम्लीय हमें पता लगाने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, pH इज इक्वल टू -log10 H+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर जितने भी हैं H+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये यहाँ पर फॉर्मूले में रख करके सबके लिए pH की वैल्यू आप निकालना और फिर पता लगाना कि कौन सा क्षारीय है। जिसमें pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो क्या होगा? क्षारीय। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हमने पिछले पेपर में भी ये करके देखा था, तो आप खुद से एक बार कैलकुलेशन करके देखना कि कौन सा आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी टू ह्यूमंस। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो देखो, प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो सन है, सूर्य। ये जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन एनर्जी को ही कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर इज। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। इसमें इस तरह की और भी टर्म दी हुई है, आप देख लेना। डेका का मतलब होता है 10⁻1, हेक्टो का मतलब होता है 10⁻2, और इस तरह से ही किलो, मेगा, गीगा, टेरा और पेटा के लिए दे रखा है। और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेंटो, इन सब के लिए भी आप याद रखना। क्या मालूम इनमें से भी कोई पूछ ले। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा था नैनो के लिए। नैनो क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट्स विथ। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? अगर पौधे छोटे रह गए, वो बढ़ नहीं रहे हैं,
तो उनके अंदर किसकी कमी है? गिबरेलिक एसिड की कमी है। और अगर पौधे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए उनमें कौन सा हार्मोन होता है? उसके लिए होता है उनमें ऑक्सीन हार्मोन। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगर पौधे बोने हैं तो किससे ट्रीट करेंगे? गिबरेलिक एसिड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक रीजनिंग जैसा क्वेश्चन पूछा है साइंस का। इसमें पूछा है कि वर्क जिस तरह से जूल के साथ रिलेटेड है वैसे ही पावर किसके साथ रिलेटेड होगा? तो देखो, वर्क की एनर्जी होती है जूल, वैसे ही पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वाट। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।